एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 की हिंदी का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसी ईयर का सैम्पल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, और ये इसमें आपके 40 मार्क्स का ये पेपर है, ये होने वाला है। और इससे पहले आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो ये भी आपको बहुत पढ़ने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल आपको 3 खंड दिए हैं, खंड क, ख, ग। फिर जो इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों के पालन करते हुए प्रश्नों को भरना है। आपको इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनके आप निर्देश देख लीजिए और फिर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड क में 20 प्रश्न है और उनमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। खंड ग में 20 प्रश्न है, उनमें से आपको 16 प्रश्न करने हैं। और खंड ग में 14 प्रश्न है, उनमें से वो आपको सभी करने हैं। सही उत्तर वाले प्रश्न को आपको गोला लगाना है। गोले के अंदर आपको काला या ब्लू या ब्लैक पेन से आपको उस गोले को भरना है। तो खंड क में आपको पहले अपठित गद्यांश दिया है, तो इसमें आपको पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। तो प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस धरती पर जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। ब्रह्मांड में और भी कई ग्रह हैं, लेकिन इस प्रकृति के बिना वहाँ जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। धरती पर स्थान पर प्रकृति एक जैसी नहीं है। स्थान के अनुसार प्रकृति अपना रूप रंग बदल लेती है और उस स्थान के अनुसार हमें संसाधन उपलब्ध कराती है। साथ ही हमारे मन, हमारी आंखों को सुकून प्रदान करती है। प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसके महत्व को जानते हुए उसका सम्मान करें और इसे अपने स्वार्थ के लिए उजाड़े नहीं, जिससे मनुष्य की संतानों भी अपनी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें और इसका लाभ उठा सकें। अन्यथा एक दिन वह होगा जब इस प्रकृति की सौंदर्य को लोग कंप्यूटर पर ही देख और महसूस कर पाएंगे। हमारे चारों ओर हम जो भी प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं, वह प्रकृति ही है। प्रकृति में से सभी वह सब मिलता है जो इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। लेकिन इंसान अपनी और अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है और इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है। समय हमें चेता रहा है कि यदि हमने अभी इस सब विषय पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती पर जीवन संभव न हो पाएगा। इस प्रकृति में जब तक संतुलन है, तब तक हमारे जीवन में भी संतुलन है। जहाँ इस प्रकृति का संतुलन खराब होगा, वहीं हमारे जीवन का संतुलन भी डगमगाने लगेगा। यह धरती जो हमें इतना सुंदर लगती है, वह इस प्रकृति के कारण है, अन्यथा एक निर्जन ग्रह के अलावा कुछ नहीं है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्रकृति अपना रंग रूप किसके अनुसार बदलती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थान के अनुसार जो प्रकृति है वो अपना रंग रूप बदलती रहती है। सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद है कि धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है? तो धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है? तो प्रकृति का दहन वो से प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है। हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति में संतुलन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद धरती की सुंदरता किसके कारण है? तो धरती की सुंदरता प्रकृति के कारण है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा वो ग हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और दिया है, आपको जो मैंने आपको प्रकृति वाला वो बताया वो तो है ही, ये भी है। तो इनमें से आपको कोई एक ही करना है, दोनों में से कोई दोनों नहीं करने। ठीक है। शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराने वाली है। यह ज्ञान की आंख देती है। यह हमारी सोई प्रतिभा को जगा कर उसे कारगर बनाती है। देखा जाए तो समूचा विश्व एक खुली पाठशाला है। हर व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। व्यक्ति के लिए उसका अनुभव ही शिक्षा का स्वरूप है, किंतु उम्र के पहले पड़ाव को, जिसे सामान्यतः विद्यार्थी जीवन का कहते हैं, यही शिक्षा के लिए उपयुक्त सभी स्वीकार किया गया है। भारतीय दृष्टि से इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। यहाँ 5 वर्ष तक बालक माता के निर्देशन में जीवन की प्रारंभिक बातें सीखता है। 5 वर्ष से 25 वर्ष के लिए गुरु के यहाँ शिक्षा पाने के लिए निश्चित किए गए हैं। यह विधिवत शिक्षा का स्वरूप है। विद्वानों का यह मानना है कि शिक्षा तो सब जहाँ भी मिले उसे हाथ बढ़ाकर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बतलाता है। प्रौढ़ से अभिप्राय है गृहस्थ आश्रम का शिक्षा। दूसरे शब्दों में, जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, यदि
अधिक उम्र में कोई अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा के कलंक को मिटाना चाहे तो वह अपने कार्य के क्षणों के से कुछ अवकाश निकाल करके शिक्षित हो सकता है। इससे वह अपने दैनिक कार्य को भली भांति और आकर्षक ढंग से पूरा कर सकता है। राष्ट्र की अनेक विकासशील नीतियों में प्रौढ़ शिक्षा नीति का शिक्षा उद्देश्य यही है कि वे लोग जो अपने विद्यार्थी जीवन में विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, अक्षर ज्ञान तक नहीं प्राप्त कर सके, वे अपना दैनंदिन जीवन सुचारू रूप से चला सके और सामान्य रूप से पढ़ने की ओर योग्य हो सके। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पकी आयु वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना लागू की गई है, क्योंकि आज के प्रगतिशील युग में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित रहकर समय के साथ नहीं चल सकता। फिर चाहे वह गांव का हो या शहर का, वह अपने देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के बल पर ही जुड़ सकता है। देश विदेश में जो अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है, उन्नति विकास की योजनाएं चल रही हैं और साधन और उपकरण सामने आ रहे हैं, अशिक्षित व्यक्ति या तो उनमें अपरिचित रहता हुआ समुचित लाभ नहीं उठा पाएगा या फिर अशिक्षा के कारण ठगा जा सकता है। ऐसे में यह वर्ग स्वयं को शिक्षित बनाकर ही ठीक से जीवन योग्य हो सकता है। प्रौढ़ शिक्षा का उपयोग दृष्टि के एक उद्देश्य यह भी है कि अब तक जो लोग अनपढ़ और पिछड़े रह गए हैं, वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं सके और कम से कम अपनी संतान को तो आगे विकास करने का अवसर प्रदान कर सके। चाहे कोई व्यक्ति मजदूर है अथवा किसान या किसी वर्ग से संबंधित है, कोई भी कार्य करता है तो निश्चय ही एक विशेष स्तर की शिक्षा पाकर वह न केवल अपनी योग्यता बढ़ा सकता है, अपितु अपने ज्ञान अपने में समझ बुझ पैदा कर सकता है। हमने गद्यांश पढ़ लिया है, तो अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य को किसकी पहचान कराती है? तो शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराती है ना। फिर दूसरा पूछा है कि प्रौढ़ से क्या अभिप्राय है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है। फिर उसके बाद आपका तीसरा है पकी आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता? तो समय के साथ कोई अशिक्षित नहीं चल सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है योग्यता के साथ साथ समझ बूझ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है? योग्यता के साथ साथ समझ पूछ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है? जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा शिक्षा। तो शिक्षा की सहायता से वो ऐसा कर सकता है। उसके नीचे आपको एक काव्यांश दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ही काव्यांश करना है, ठीक है। तो चलिए इस काव्यांश को पढ़ते हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने न विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, जग झंडा झकोर में आशा लतिका का विलास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा, जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने की आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नई सिखाने को आई, अरिदल की पहचान कराने नई घृणा आने पाई, नई अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। तो ये आपकी जो काव्यांश है वो कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने को नहीं आई? तो इसमें जब करेक्ट ऑप्शन जाएगा तो ये होगा कि मतलब जग झूठा है ये वो नहीं समझा पाए। दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई? तो दुश्मनी की पहचान करवाने के लिए कौन नहीं आ पाया? इसमें जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि सत्यता नहीं आ पाई दुश्मन की पहचान कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कभी को जीवन के रुलाने के लिए कौन नहीं आई? मतलब कवि आएगा यहाँ पे, कवि, ठीक है। यहाँ पे कभी नहीं है, कवि है। तो कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई? तो कौन? प्रत्याशा, आशा, हताशा या निराशा। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा निराशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आकांक्षा उत्साह और प्रेम का क्रम में कवि ने क्या देखा? तो प्रकाश देखा, अंधकार देखा, रूपक देखा या बदलाव देखा। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवन की मादक लाली में कवि ने हुलास देखा।
तो किसका उल्लास देखा, मृत्यु का, मिलन का, जीवन का, या फिर विशोभ का। तो इसमें जब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ख, मतलब ग, जीवन का। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हरी घास पर, इसमें भी आपको दो काव्य हैं, उसमें से आपको एक ही करना है, तो मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की करियाँ, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते ये यो चमचम, नभ के नन्हे नन्हे तारों से कौन दमकते ये यो दमदम, लुटा गया कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पगपग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहे हैं कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन इन ओस कणों को अंजलि में भरकर घर ले आऊं, इतनी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पोस्ट करों को अंजलि में भरकर कवि कहाँ लाना चाहता है, तो कहाँ लाना चाहता है, वो अपने घर पर लाना चाहता है। उसके बाद दूसरा है, कवि किनकी शोभा देखकर कविता बनाने की बात कर रहा है, तो फूलों की, खेतों की, या फिर ओस के कणों की, तो यहाँ पे हो जाएगा ओस के कणों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुबह सुबह खुशी में क्या मनाने की बात कही जा रही है, तो खुशी में ईद, वैसाखी, होली या दीपावली, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दीपावली। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं, तो कौन, ओस है, पानी है, ये रतन है, तो इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ओस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोती की लड़ियाँ किसी ने कहाँ बिखेर दी हैं, तो मोती की लड़ियाँ किस पे बिखेर दी हैं, इसमें जो आपका घ ऑप्शन होगा हरी घास वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खंड ख है, यहाँ पे आपको पूछा है अपमान शब्द में उपसर्ग है, तो कौन है उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो यहाँ पे उपसर्ग लगा है अप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो अधिवक्ता, अधिक, या फिर अधीर, या फिर अधिक, तो यहाँ पे होगा अधिवक्ता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा है प्रत्यय, इसमें वो है आहट। ठीक है, सन आहट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यय वाला शब्द है, तो एक वाला शब्द कौन सा है, प्रत्याशित, सामाजिक, सम्मानित, या फिर बाधित, यहाँ पे जो आपका सामाजिक हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे निरपराध शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो मूल शब्द को है निर। ठीक है। उसके बाद है, निर्देशानुसार किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं हमें इसमें, तो धनहीन शब्द में समास होगा, तो धनहीन शब्द में कौन सा समास है। उसके बाद यहाँ पे धनहीन शब्द में समास होगा, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद है, नीलांबर समस्त पद का सही विग्रह होगा, तो इसका क्या होगा सही विग्रह, नीला है जो अंबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पैरों का महासागर को हम क्या कहेंगे, उसका समस्त पद क्या हो जाए, समस्त पद क्या हो जाएगा, तो वो होगा, तो इसमें जो आपका दो पैर है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा है इसका सही उदाहरण, उल्टा सीधा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो गज जैसे आनन वाला गणेश, यह समास विज्ञा किस समास का उदाहरण है, तो आप बताइए इसमें कौन सा है, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, या फिर बहुब्रीहि, तो इसमें वो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सो बहुब्रीहि इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से आपको किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन फिर भी हमें आपको सारे करवाने हैं। तो मनोज विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें कौन सा वाला ये वाक्य है, तो ये निषेधवाचक है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें नहीं आ गया है, तो उसका है काश विराट पत्र लिखता, तो इसमें कौन सा, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, या फिर आज्ञावाचक, तो इसमें देखिए आपको काश के आगे ऐसा वाला मार्क लगाया, तो ये विस्मयादिवाचक होता है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक का सही उदाहरण होगा, तो प्रश्नवाचक का क्या होगा, ये होगा, क्या मनोज बाजार जा रहा है, क्योंकि प्रश्नवाचक में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। मैं कल पार्क गया, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण कौन सा होगा, तो यहाँ पे होगा मैं कल पार्क क्यों गया। ठीक है। इसे बोला है कि इसका आप प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, तो आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण है, आप यहाँ पे गौर करिए, ये तीनों ही प्रश्नवाचक हैं, तो बचा कौन सा, ये, तो ये मतलब ये आपका आज्ञावाचक है। आप इस तरह से भी पेपर्स में कर सकते हैं, इनमें भी आपको कोई चार में का आंसर देना है, बट हम आपको सारे करवा रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचानिए, तो इसमें पहला है कि देख लो संकेत नगरी है, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि
व्यभिचारी चोर। फिर ग है चमचम चपला चमकी, और घ है आए महंत वसंत। तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, अनुप्रास की जो पहचान होती है वो ये होती है जो वाक्य के जो भी शब्द होंगे वो सारे एक ही शब्द से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो चम चम चपला और चमकी ये सारे एक ही शब्द से वर्ण से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यही आपका ग आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं बोला है उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है, तो कौन सा है? जो ये क है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के। उसके बाद है निम्नलिखित में से रूपक अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार कौन सा होगा? जो ग है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यमक अलंकार का सही उदाहरण है, तो कौन सा है? इसमें जो आपका घ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती है। इसमें एक ही शब्द है बेर, बट उन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब यहाँ पे जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे होगा, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो आपका इसमें क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक उदाहरण देखा उसमें बेर बेर वाला 2 बार आया है ना। इसमें आपको पाठ्य पुस्तक से दिए गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश को। तो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया है गद्यांश। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव में लड़के वालों का स्वागत किस तरह कर रहे थे? तो लड़के वालों का नहीं, यहाँ पे आएगा गाँव में लड़के बैलों का स्वागत किस तरह से कर रहे थे। तो इसमें किस तरह से कर रहे थे, वो लोग तालियां बजाकर कर रहे थे। उसके बाद सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देख रहे थे? दोनों मित्र देख रहे थे। कौन थे वो दोनों मित्र? हीरा और मोती। उसके बाद नेक्स्ट है, थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी चाट ली? तो कि दीवार की चाटी थी उन्होंने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, झूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को कहाँ खड़े देखा? तो उसने कहाँ देखा था? सुबह सुबह तालाब पर, बाग में, चरनी पर या फिर खेत पर? तो उन्होंने तालाब पर देखा था उसने। उसके बाद बैलों को देखकर झूरी की क्या दशा हुई? तो जब वह स्नेह से गदगद हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ल्हासा की और पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? तो क्या था वहाँ पर डांडे के जो देवता थे उनका सर्वोच्च स्थान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि ल्हासा की और पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तेज तेज चल रहा था, भाग रहा था या बैठ गया था? वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। नेक्स्ट है, इसमें पद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। मानसरोवर सुभर जल संसा केली कराई, मुक्ताफल मुक्ता चुगया अब उड़ियनत न जाई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई, काबा फिर काशी भया राम ही भय रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना हुई, सुबरन कलश सुरा बुरा साधु निंदा सोई। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य कब महान कहलाता है? तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा घ, कि जब वो अपने काम बहुत ज़्यादा ऊंचे काम करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने साधु निंदा को किसके समान बताया है? तो इसमें बताया है स्वर्ण कलश में सुरा के समान, है ना, स्वर्ण कलश में जल के समान, स्वर्ण कलश में अमृत के समान, या फिर स्वर्ण कलश में इसमें आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, कबीर दास जी काबा को किसके समान बता रहे हैं? तो काबा को किसके समान बता रहे हैं? वो काशी के समान बता रहे हैं ना। आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर, ये मतलब साखियों वाला। उसके बाद है, कबीरदास जी किसको ढूंढते हुए फिर रहे हैं? तो किसको ढूंढ रहे हैं? वो प्रेमी, ठीक है। उसके बाद हंस कहाँ के जल में किलोल कर रहा है? तो किसमें? यमुना, मानसरोवर या फिर सरयू या फिर गंगा? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मानसरोवर इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे मानसरोवर पे टिक कर लेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई? तो किससे करी गई है यहाँ पे? घोड़े की रस्सी से, सांसों से, कुएं की रस्सी से या फिर जीवन से? तो यहाँ पे जीवन से करी गई है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर था सांसों से। वाक कविता में नाव किससे माना गया है? तो किसमें माना है? पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को या फिर शरीर को? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जीवन को, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो आपके पूरा ये आपकी जो प्रैक्टिस पेपर था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो सही समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।